जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। और आज हम लोग का बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। एमटीएस 2023 का 9वां दिन है आज। हम लोग 8 दिन तक क्लियर कर चुके हैं। 2-3 दिन आपका क्लास मिस हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। थोड़ा कुछ ज़रूरी पड़ गया था इसके लिए, ठीक है, क्लास नहीं ले पाए। लेकिन आज से आपका कंटिन्यू चलेगा, डेली 7 पीएम चल रहा है और चलेगा आपका, ठीक है। तो चलिए एमटीएस को आज हम लोग मॉक टेस्ट 9वां देखने वाले हैं। बाकी आपका सब सब्जेक्ट चल ही रहा है, इंग्लिश आपका सीरियल ढंग से चल ही रहा है और मैथ्स पे आपका डेली चलता है, 7 बजे डेली चलेगा आपका, ठीक है। 4 बजे आपका इंग्लिश चल रहा है, 7 बजे मैथ्स चल रहा है। सुबह में भी देखा जाए तो एक आपका लगभग 10 बजे चल रहा है आपका, एक मैथ्स का चल रहा है, ठीक है। अभी उस थोड़ा-सा सीएचएसएल के जब एग्ज़ाम समाप्त हुआ, अभी तो चल नहीं रहा है, तो उसी के चलते वो प्रैक्टिस सेट रोक दिया गया है। लेकिन वहाँ पे फाउंडेशन जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं हम, साधारण ब्याज के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं आप। बाकी आपका प्रैक्टिस सेट 7 बजे चल ही रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग 9वां दिन देखने वाले हैं। पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा, बढ़िया तरीके से कीजिएगा सवाल को, ठीक है। जवाब देते जाइएगा कमेंट में। तो चलिए चलते हैं आज हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। तो आज का सवाल है, देखिए, 2 संख्याओं का योग, पढ़िएगा सवाल को। 2 संख्याओं का योग 17 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 34 है। उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ऐसे सवाल को करने का सबसे शानदार तरीका है कि 2 लाइन में कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको फार्मूला पे भी कर सकते हैं। पहला क्या तरीका है, जब भी संख्याओं का योग दे, ठीक है, क्या दे, संख्याओं का योग दे, तो कुछ नहीं करना है। सवाल क्या पूछ रहा है कि उनके वर्गों का योग बताइए, ठीक है, वर्गों का योग पूछ रहा है और योग दिया हुआ है। तो डायरेक्ट क्या कीजिए कि 17 जो है संख्याओं का योग है भाई, वर्गों का योग पूछ रहा है, तो 17 का स्क्वायर कीजिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है सर? 289, यानी कि 289 होता है, ठीक है। अब क्या है सर, उनका गुणनफल कितना है? 34 है। अब वर्गों का जब योग पूछे तो क्या करना है कि इसको इसका वर्ग करके गुणनफल का दोगुना करके सीधा घटा दीजिए। हर एक सवाल में यही करना है। गुणनफल कितना है भाई? 34 है। 34 का दोगुना कितना होता है? 68 होता है। सीधा इसमें से 68 घटाइए। अब देखिए कितना आता है, 9 में से 8 के आपका 1 आया, 8 में 6 गया 2 आया, आपका 2 2 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 221 आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एक लाइन में करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पहला तरीका तो ये हुआ, ठीक है। अब दूसरा तरीका यहाँ पे देखिए, दूसरा तरीका क्या है सर कि योग दिया हुआ कितना है? 17। मान लीजिए कि 2 संख्या हमारा एक्स है, दूसरा वाई है, तो एक्स प्लस वाई यानी कि योग हमारा 17 है। और दूसरा देखा जाए कि गुणनफल, गुणनफल जो हमारा है 34 है। एक्स इंटू वाई कितना है सर? 34 है। गुणनफल कितना है? 34 है। योग हमारा कितना है? 17 है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि वर्गों का एक पूछ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो क्या बोले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी पता है आपको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, यहाँ एक्स मान है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2 ये भी होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाले, यहाँ क्या बच गया आपका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर क्या बोले कि 289 हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा सर? 289 और माइनस क्या करना है? 2ab। अब ए बी कितना है, यानी कि एक्स वाई कर लें। एक्स वाई कितना है हमारा? 34 है, 34 है। अब 2ab में यानी कि दोगुना कह रहा है, तो 34 का दोगुना कितना होता है बताइए? तो 68 होता है। अब 289 में से 68 का कितना है? 221। तो हर तरीका से आप सवाल को कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, देखिए, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास में क्या? डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, ठीक है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है। यदि यदि इसका वर्तमान मूल्य, ठीक है, 35,000 रुपया है, तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। चलिए बढ़िया सवाल है। अब देखिए, सबसे बढ़िया तरीका ऐसा सवाल करने का, सीधा परसेंटेज वैल्यू से चलिए, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू क्या है सर कि 10% का मूल्य ह्रास हो रहा है, 10% का मूल्य ह्रास हो रहा है, ठीक है। नीचे में साइन यानी कि डिक्रीज है। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर? 1/10 होता है। यानी कि पहले अगर इसका 10 था तो 10% की कम, यानी कि 1 का कमी कितना हो गया भाई? तो 9 हो गया। समझ रहे बात? यानी कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है उसका परसेंटेज वैल्यू ऊपर वाला होता है, यानी कि 10 का 10% निकालिएगा तो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक। यानी कि 10 से कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। 2 वर्ष तक हो रहा है, तो पहला साल की बात करें तो 10 से कितना भाई? 9। दूसरा साल की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी 10 से 9, ठीक है, रेशियो हो गया, ठीक।
अब यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा भाई 81 आएगा। सवाल क्या है कि यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 रुपया है, ये हमारा जो हो गया वर्तमान की बात कर रहा है, ये हमारा क्या है बाद की बात कर रहा है, ठीक है? चाहे लिख सकते हैं आप, ओल्ड लिख सकते हैं और ये हमारा न्यू लिख सकते हैं, यानी कि 2 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है? अब ओल्ड यानी कि वर्तमान, पहले वाला, ठीक है ना? क्या है कि 2 साल बाद पूछ रहा है, तो 2 साल बाद तुम्हारा नया ना हो जाएगा, यानी कि पुराना कितना हमारा सर 35,000 रुपया है। 35,000 रुपया बोल रहा है कि पहले का जनसंख्या हमारा है, सॉरी जनसंख्या था ना, वर्तमान मूल्य चलिए कुछ भी प्राइस है मान लीजिए 35,000 रुपया है। अब 35,000 रुपया क्या है? पहले का है, हमारा पहले कितना है सर 100 है, यानी कि 35,000 का मान 100 है। पूछ रहा है क्या कि वर्तमान बताइए, यानी कि 81 का मान पूछ रहा है, 81 का निकाल दीजिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 35 में 81 से 350 में 81 से गुणा करना है। अब 350 में 81 से गुणा करना तो आराम से सीखिए यहाँ पे किससे गुणा करना है। बिल्कुल नहीं घबराना है। भाई जीरो है इसको जीरो लिख दो। पूरा लेके चलिए वैल्यू को, देखिए 81 को सीधे 5 से पहले गुणा कीजिए। 81 को 5 से गुणा कीजिएगा तो 405 आएगा। तो 405 के 5 लिखिए, आपका कैरी कितना आ गया सर 40 आ गया। ठीक है? अब 81 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 80 में 3 से कीजिए, कितना आएगा? 240 और 240 और फिर 3 एकम 3 यानी कि 243 और 243 में 40 को जोड़िए जो हमारा कैरी था। 243 में 40 को जोड़िए कितना आएगा? 283 यानी कि 283 50 जो हमारा आएगा अभी का वर्तमान जनसंख्या आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। बताइए कोई दिक्कत है? कोई यहाँ तक समझने में कठिनाई बताइए? बढ़िया सवाल था, जबरदस्त सवाल था, मजा आ गया। चलिए मजा आया तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर भी करते जाइएगा और सभी के पास शेयर करना बहुत जरूरी है भाई, कि सब कोई के पास वीडियो पहुंच जाए, ताकि सभी के लिए लाभ हो जाए। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है और फ्री ही आपको CI SI करवाएंगे हम। ठीक है, एसआई आपका स्टार्ट कर रहे हैं शायद मंडे से हो जाएगा आपका एसआई स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल 10 बजे भूलना नहीं है। फाउंडेशन चलेगा आपका, हर एग्जाम का तोड़ रहेगा उसमें, इधर प्रैक्टिस होगा उधर फाउंडेशन चलेगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, इस बार एमटीएस हो चाहे सीएचएस हो सब पार हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से देखते जाइए। जो कोर्स पे नहीं करवा सकता वो हम यूट्यूब पर करवाएंगे आपको। ठीक है, देखिए कोर्स पे क्या होता है आपको कि बढ़िया-बढ़िया टीचर आपको कोर्स पे जो अवेलेबल है, आपको लगता है कि खूब बढ़िया-बढ़िया टीचर हैं हम अपने आप में, वो क्या करेंगे 1-2 वीडियो आपको यूट्यूब पे करा देंगे, आपको थोड़ा आकर्षित कर लेंगे। आप कोर्स पे बुला लेंगे परचेज़ करने के लिए, लेकिन हम वो कराएँगे, परसेंटेज भी कराए हैं भाई, 20 दिन में पूरा क्लास को करवाए हैं परसेंटेज के, टाइप बाय टाइप। पॉपुलेशन का टाइप अलग कराए हैं, इलेक्शन का टाइप अलग कराए हैं, इंक्रीज़-डिक्रीज़ का अलग करवाए हैं, प्राइस कंजप्शन सभी का अलग करवाए हैं, मतलब पूरा तरह से सेविंग का। ठीक है? तो ये भी रूल अलग करवाए हैं, पार्ट बाय पार्ट करवाए हैं, जो आपको कोर्स पे भी नहीं मिलेगा, वो हम करवाए हैं। परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट लॉस हो, आपका सीआई एसआई का बारी है, हम एसआई स्टार्ट करेंगे। देखिएगा इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि आपको कोई कोर्स पे भी उतना ना करवाएगा। ठीक है? चलिए, अगला सवाल। अब देखिए भाई, 5.4 के पावर क्यू है, होल क्यूब माइनस 0.064। ठीक है, नीचे देखा जाए कि 5.4 के स्क्वायर है प्लस 2.16 प्लस 0.16। अब यहाँ पे सवाल है, तब एक लाइन में कर सकते हैं भाई। ठीक है, एक लाइन में मात्र कर सकते हैं। इस सवाल करावित करावित बच्चों को इतना प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि सवाल को देखते आप आंसर मार सकते हैं। ठीक, देखिए सीधा देखिए कि 0.64 है, यहाँ पे क्यू की बात कर रहा था, कभी भी इसको क्यू के फॉर्म में लाइए तो 0.64 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? तो 0.4 का क्यू लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो क्यू उसका कितना होगा? 3 डिजिट में जाएगा, तो 3 डिजिट में है तो 0.4 के क्यू लिख सकते हैं। बताइए, और यहाँ क्या है सर कि 5.4 के क्यू है, 5.4 के क्यू है माइनस, ये जस्ट सवाल आपका सचिवालय में पूछा गया था, झारखंड सचिवालय में पूछा गया था सवाल, और सॉरी बिहार सचिवालय अभी सेट लेकिन बना रहा है। कुछ लोग तो होता है कि सर कन्फ्यूजन के लिए भेजते हैं, सर कन्फ्यूजन और टेलीग्राम पे भी भेजते हैं, चाहे कुछ भी कि सर सवाल कैसे बनेगा, तो उनके लिए भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि सर आप बताए थे, एक बार मार दिए। ठीक है, जब भी इसको तोड़िएगा ए क्यू माइनस बी क्यू में, तो क्या आएगा सर कि ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या बोले? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तोड़ेगा ना। देखिए भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है सर? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में टूटता है। ठीक है, अब हमेशा देखिएगा कि ये जो वैल्यू आता है ना भाई, नीचे वाला से पूरी तरह काट देता है। देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी, सॉरी प्लस बी स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर किसको है? अब देखिए 0.16 जो है हमारा है, किसका स्क्वायर है? तो 0.4 का स्क्वायर है, चाहे 0.4 का स्क्वायर ही ना है। तो कहने का मतलब जो ऊपर वाला वैल्यू है पूरी तरह से नीचे वाला वैल्यू से कट जाता है, बाकी बच जाता है हमारा a माइनस बी। तो सीधा a माइनस बी आप कर सकते हैं कि 5.4 में से 0.4 को घटाइए, तो 5.4 में से 0.4 को घटाएंगे भाई, तो सीधा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक लाइन में आंसर। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? सवाल बढ़िया था, जबरदस्त सवाल था, एकदम
एक लाइन में आप आंसर बता सकते हैं। अगला सवाल। हुँ, अगला सवाल। देखिए, सवाल है, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। अब इसको भी एक लाइन बना सकते हैं भाई। क्या पूछ रहा है कि स्क्वायर का मान पूछ रहा है सीधा। सीधा स्क्वायर का मान निकालिए। यदि हम tan थीटा प्लस कॉट थीटा, देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए इंग्लिश में सही सवाल है। नीचे सवाल थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है? इंग्लिश में जो पढ़े हैं सवाल सही है, ठीक है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 है, यहाँ पे 4 लेके चलना है, ठीक है? यानी कि इतना बराबर कितना हमारा भाई 4 है। अब दोनों साइड क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिए। इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर। तो सर स्क्वायर क्यों किए? यही तो पूछा, क्यों क्यों नहीं किए? क्योंकि भाई यहाँ स्क्वायर का मान पूछ रहा है, हमें स्क्वायर लेके चलना है। अब यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप। तो a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है ना? प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है? अब बराबर क्या है भाई, तो बराबर में हमारा 4 का स्क्वायर 16 है। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का तो माने पूछ रहा है, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस, ये ना कि इसका मान 1 बिठा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लेके चलिए सीधा क्या, तो 16। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो 1 होता है। अब 2 में 1 से गुना 2 हो जाएगा, यानी 16 माइनस 2 कर देंगे, यानी कि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। हमसे ही मान पूछ रहा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में 14 है, तो ऑप्शन नंबर ए में 14 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, स्क्वायर करके चलना था, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, आगे चले। चलिए पढ़िएगा। अब ये सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है। चलिए कीजिएगा, बनाइए भाई। चलिए देखिए, सवाल पढ़िएगा। एक ट्रेन 2 स्टेशनों एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। चलिए बढ़िया है। यदि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी जाए, तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, अब 2 स्टेशन है, एक्स और वाई। यहाँ एक्स स्टेशन होगा, यहाँ वाई स्टेशन होगा। अब दोनों के बीच की दूरी हमारा जो है, दोनों के बीच की दूरी नहीं पता है। मान लिया कि दोनों के बीच की दूरी भाई क्या है, हमारा ए है, ठीक है? ए है, मान लिए, ठीक है? ए किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में आपका स्पीड भी दिया हुआ है, ठीक? यदि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी जाती है, तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती है। अच्छा, पहला बार क्या है सर कि 6 घंटे में तय करती है, पहला बार दूरी। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, अगर बात करें हम, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है, अगर ये दूरी है तो पहला बार 6 किलोमीटर के रफ्तार से 6 घंटे में तय कर रही है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल कितना हमारा हो गया, चाल हमारा हो गया दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा ए हो गया और हमारा समय कितना हो गया, 6 हो गया। दूसरा बार क्या है कि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी जाए, तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती है। अब यही दूरी जो है भाई, दूरी ए 9 घंटे में तय कर लेती है, जब इसका चाल जो है 13 किलोमीटर कम कर दिया जाए, 13 किलोमीटर पर घंटे कम कर दिया जाए। अब देख सकते हैं चेक करके कि देखिए चाल आ रहा है हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी ए बटा 6, पहला बार 6 घंटे में, दूसरा बार 9 घंटे में। कोई दिक्कत?
बस अकॉर्डिंग टू सवाल चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, कुछ नहीं था सवाल में कि जब हम 6 घंटे में दूरी को तय करते हैं, तो अगर हम 13 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार कम कर दें, चाल को कम कर दें, तो अब हमें 9 घंटे में तय करना पड़ता है। तो वही किए कि 6 घंटे में तय करता था, अब 9 घंटे में तय कर रहा है, जिसका अंतर कितना है मेरे भाई 13 किलोमीटर पर घंटे की मिल रहा है। बस सवाल एकदम सिंपल था। अब तो इसका आराम से बना सकते हैं सर कि 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 होगा, 36 18 3a माइनस 2a बराबर 13, है ना? अब यहाँ देखा जाए तो a बटा 18 बराबर 13, तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई 18 तिहाई 54 की 4 आपका 5 आ गया। सीधा 18 को उठाइए, गुणा करना है 2 तरीका से, तो सीधे 18 में 13 से ऐसे नहीं गुणा करना है। 18 में 13 से ऐसे गुणा नहीं करना है, बिल्कुल गलत तरीका है। क्या करना है कि 18 में 3 से सीधा गुणा कीजिए, तो 18 में 3 से गुणा करें तो 18 तिहाई 54, यहाँ 13 है, देखिए, यहाँ क्या है हमारा बराबर में 13 है ना, ठीक है? 18 तिहाई 54 की 4 आपका कैरी कितना बचेगा 5 आ गया, 18 एकम 18 और 5 कितना होता है तो 23 होता है। यानी कि 234 क्या आ गया हमारा, ये हम क्या माने थे भाई डिस्टेंस माना था। डिस्टेंस क्या माने थे हम? 1 किलोमीटर पर घंटा। हमारा 234 है तो किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा। सॉरी, दूरी है ना? दूरी है तो किलोमीटर में सिर्फ रहेगा ना? किलोमीटर में रहेगा सिर्फ। यहाँ भी किलोमीटर कर लीजिएगा, दूरी है। चालना आता है किलोमीटर पर घंटा में। यानी कि 234 किलोमीटर जो आपका आएगा, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आ जाएगा। यहाँ 234 किलोमीटर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए? सवाल देखिए कितना बढ़िया सवाल है, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि मात्र 2 सेकंड में मिल रहा है आपको। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से कर दीजिए सवाल को, मॉक टेस्ट है, आप 2 बार 3 बार कीजिएगा। देखिए सवाल स्लो बताने का तरीका हमारा ये है, ताकि आपको समझ में आए कि सवाल को कैसे पहले करना है। अगर आप एक बार सीख जाते हैं, तो उस सवाल को 2 बार 3 बार कीजिएगा तो अपने आप स्पीड बन जाएगा। तो आराम से चलिए मॉक टेस्ट लगाते जाइए, ठीक है? एग्ज़ाम तो है नहीं कि जब पूरा स्पीड में करना ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है? अब पढ़िए सवाल अगला, एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 26 2,62,500 हो जाती है, ठीक है? हो जाती है। फिर से पढ़िए, एक दशक में यानी कि एक दशक मीन्स क्या? हर एक 10 साल पे, यानी कि एक 10 साल पर बात कर रहा है। एक शहर की जनसंख्या जो हमारा 1,75,000 से बढ़कर 26 2,62,500 हो गई। जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए भाई 1,75,000 से बढ़कर कितना हो गया 2,62,500 हो गया, तो जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो बन सकते हैं। सबसे पहले अगर एक दशक की ही बात करें तो एक दशक में कितना हो रहा है भाई? तो 17,500 से बढ़कर कितना हो गया? 26,25,00 हो गया। चलिए पहले इतना था, यानी कि 10 साल में बढ़कर कितना हो गया सर? 10 वर्ष में। 10 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया? 26 25 पे डबल ज़ीरो। अब पूछे कि 10 साल में कितना बढ़ा तो क्या कीजिएगा सर? तो 26 25 डबल ज़ीरो में से कितना घटाएँगे सर? 17 5 1 2 ट्रिपल ज़ीरो, है ना? ट्रिपल ज़ीरो घटा के देखते हैं हम। तो घटाएँगे तो कितना आएगा? 0 यहाँ आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ 5 7, ठीक? अब यहाँ देखा जाए तो 16 में 7 गया आपका 9, ठीक है? देख लीजिए घटा के कितना आएगा, है ना? देखिए यहाँ 26 25 डबल ज़ीरो, यहाँ 17 500 17,500 1,75,000 ना, 1,75,000 ठीक है। अब 0 0 0 0 यहाँ 5 आएगा, यहाँ 12 में से 5 गया सब कितना बचा? 7 बच गया है, 15 15 में 7 गया 8 आएगा, ठीक है? गुणा चेक कर लीजिएगा ताकि पूरा सॉल्यूशन कर लीजिए, पता चले कि आंसर ही नहीं आया। यानी कि 87,000 देखिए, यानी कि 87,000 जो ₹500 हमारा आया, क्या है सर? तो यहाँ पे देखा जाए तो माइनस है, यानी कि इतना बढ़ रहा है। अंतर करने का मतलब क्या? इतना हमारा बड़ा है, इतना हमारा ज़्यादा है, यही ना? इतना हमारा बढ़ा है वैल्यू। तो ₹87,500 क्या है हमारा सर? जनसंख्या की बात करें तो 87,500 जनसंख्या क्या है हमारा? बढ़ रहा है, 87,500। अब 87,500 की इनक्रीज़ कितना पे हुआ? तो 87,500 की इनक्रीज़ हमारा हुआ, तो 1,75,000 पे। 1,75,000 पे। तो 100 के लिए 100 से निकालिए, गुणा कीजिए, है ना? 100 के लिए 100 से निकालिए, क्योंकि परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा तो करना ही होगा हमें। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, है ना? अब यहाँ देखा जाए तो 875 दूना के 1 बना कट जाएगा, ठीक है? अब 1/2 गुना 100 कितना होता है सर? सीधा 50% होता है। अब 50% हमारा क्या आ गया सर? कि 10 वर्ष में वृद्धि हमारा कितना का? 50% का। हमसे पूछ रहा है क्या? कि औसत वृद्धि बताइए, औसत वार्षिक वृद्धि बता सकते हैं? औसत कुछ नहीं करना सर, 10 साल में कितना? 50%, तो 1 साल में कितना बताइए? तो 50/10, औसत निकाल लीजिए 1 वर्ष के लिए तो 5%, यही ना होता है औसत? टोटल सम सम बटा
टोटल संख्या यानी टोटल सम कितना आ रहा है 50% आ रहा है, टोटल संख्या कितना है 10% है, या सॉरी 10 वर्ष है, यानी कि 10 साल की बात कर रहा है, तो 1 साल के निकालना है हमें, तो 50% मतलब 10 करेंगे, 5% आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है बताइए? समझ में आया? 50% 10 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना? तो 50% बटा 10 यानी कि 5%। चलिए यही पूछ रहा था कि हमसे औसत जनसंख्या बताइए, औसत वृद्धि कितना हो रहा है हर 1 साल? अगला सवाल, चलिए कीजिएगा। चलिए, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़िएगा। 2 संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 38 है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? ठीक है। अब किसी भी संख्या को 44 से विभाजित करना है, ठीक है ना? तो शेषफल क्रमशः 11 और 38 बचता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे। चलिए उस संख्या हमको नहीं पता है। अब 44 से विभाज्य है तो चाहे तो संख्या 44 होगा या 88 होगा, ठीक है? या कुछ भी हो सकता है, यानी कि कई गुना, 1 गुना, फिर 2 गुना 44 का, फिर 3 गुना, 44 का 4 गुना, 5 गुना, यानी कि 44 का कई गुना करेंगे वो 44 से डिवाइड होबे करेगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 44 का 44 44 44 से कट सकता है या 44 के कई गुना से कट सकता है। 44 एन लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है? बताइए 44 एन। हम क्या बोले कि सर 2 जो है 4 जो है वो 2 से कट रहा है, ठीक है? तो 4 एन 2 से नहीं कटेगा, कटेगा ही। तो 4 के मान बैठे ना सर, 1 4 गुना, एन के मान अगर 2 बैठाते हैं तो 4 गुने 2 कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है? एन के मान अगर 3 बैठाते हैं 4 तिहाई 12 आएगा, तो 2 से नहीं कट रहा है, सब कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। यानी कि हमें कोई भी वैल्यू चाहे उसका गुना, कई गुना भी कट सकता है 44 से। तो हम मान लें कि पहली जो संख्या है 44 एन है, अगर इसको डिवाइड कर दे तो 11 शेषफल बचा, यानी कि प्लस में 11 रहेगा। दूसरा बार क्या है सर कि 44 एन ही है, दूसरा बार 44 एन होगा, 44 से डिवाइड करना है, तो 44 एन भी डिवाइड होगा उससे। 44 एन प्लस क्या, हमारा शेषफल कितना 38 है। रिमाइंडर हमेशा प्लस में रहता है, पता है आपको? रिमाइंडर हमेशा प्लस में रहता है ना भाई। चलिए प्लस में हो गया, यानी कि इस संख्या जो हमारा अगर 44 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? शेषफल 38 बचेगा। अभी इस संख्या को 44 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? हमारा 11 बचेगा। समझ रहे बात को? जो प्लस में वैल्यू है हमेशा क्या बचता है? शेषफल बचता है। और जो इंटू चल रहा है, देखिए एन लेके चले क्या, यानी एन का 1 2 3 4 5 कुछ भी मान रखिए, एन जो हमारा है कंजुगेटिव नंबर है, ठीक है? नेचुरल नंबर है, कुछ भी कर सकते हैं आप कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिएगा अगर एन की जगह, तो संख्या 44 से कटेगा ही कटेगा। देखिए 2 रखिए तो 88 आएगा, 44 से नहीं कटेगा। 10 रखिए 440 आएगा, 44 से नहीं कटेगा। कुछ भी रखिएगा आपको 44 से कटेगा ही कटेगा। यानी कि 38 जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ जो है हमारा 11 रिमाइंडर आ रहा है। अब सवाल क्या है कि दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? अब दोनों संख्याओं के योग को देखिए भाई, दोनों संख्याओं के योग को करेंगे अगर हम, जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तो जोड़ेंगे भाई तो 44 एन यानी कि 88 एन, ये भी कट ही जाएगा कुल मिला के 44 से। अगर यहाँ देखा जाए तो 38 से 11 को जोड़ते हैं खाली हम, तो कितना आएगा? 8 1 9 3 1 4, ठीक है? अब इसको हम 44 से डिवाइड करेंगे तो आप नहीं बता सकते हैं कि कितना बचेगा रिमाइंडर, 5 बचेगा रिमाइंडर, तो 5 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल आप एक लाइन में सोचिए, सोचने वाला सवाल है कि कभी भी 44 के n से डिवाइड करेंगे हम, तो 44 वाला तो पक्का कट जाएगा जो इंटू में रहेगा हमारा। बचेगा शेषफल, तो शेषफल को भी तो जोड़ना है भाई, पूरी संख्या को जोड़ रहे हैं तो शेषफल को भी जोड़ेंगे। अब शेषफल को जोड़ें 38 से 11 को तो कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। 49 को अगर हम 44 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 ही बचेगा। एक बार में लगाएंगे तो 44 आएगा। बात को समझिए यहाँ पे, बहुत 2 लाइन का सवाल था। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर यहाँ दोनों को जोड़िए, तो 44 एन 44 से कितना हो गया? 88 एन, ठीक है? प्लस अब यहाँ देखा जाए तो 38 से 11 को जोड़िए तो कितना? 49 आएगा, 49 आएगा। अब यहाँ 88 एन तो ठीक है, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं सर कि 44 प्लस 5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं तोड़ के। अब 44 अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना बच गया सर? 2 एन, अब प्लस 1, अब प्लस 5। अब 2n प्लस 1 जो हमारा है, ये तो पूरा का पूरा कट ही जाएगा क्योंकि कॉमन लिया है, वैल्यू सबसे कॉमन नंबर है। इसको फिर गुना करेंगे तो ही आएगा। खाली कॉमन इसलिए लिए ना कि 44 प्लस 5 में तोड़े तो कोई तो वैल्यू हमको मिलना चाहिए ना, या कोई प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो बच रहा है कितना? 5 बच रहा है, कुल मिला के यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट क्या है कि जब भी ऐसा सवाल पूछे
तो कुछ नहीं करना है, उसको रिमाइंडर को डायरेक्ट जोड़िए। जब दोनों संख्याओं को जोड़ के पूछे, दोनों रिमाइंडर को जोड़िए, हमारा कितना आ रहा है सर? 38 से 11 49 आ रहा है। अब 49 को सिंपली देखिए 44 से डिवाइड करके तो कितना शेषफल बच रहा है? तो 5 बच रहा है। आप एक लाइन में सीधा 5 आंसर मार सकते हैं। क्लियर है? बताइए। बढ़िया शानदार सवाल था। चलिए अगला। देखिए सवाल है, पढ़िए। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें से 450 सफेद टैबलेट कवर है तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी होगी? आपसे पूछ रहा है। देखिए रेशियो दिया हुआ है काले टैबलेट और सफेद टैबलेट्स के कवर्स की। सवाल में एक चीज और दिया हुआ है कि यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट्स के कवर्स हैं, यानी कहने का मतलब कि 450 जो है हमारा सफेद टैबलेट्स कवर्स दिए हुए हैं। पूछ क्या रहा है कि बैग में काले टैबलेट्स कवर्स की संख्या क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे भाई शानदार सवाल है, एक लाइन में कीजिए। 5:9 में क्या है सर? तो ब्लैक, व्हाइट, ठीक है। व्हाइट जो है 450 क्या हमारा सर? सफेद है। 450 सफेद है। यहाँ हमारा व्हाइट कितना है? 9 है रेशियो में। यानी कि 450 का मान 9 है। क्या पूछ रहा है कि बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या बताइए। अब काले टैबलेट्स कितना है भाई? तो 5 है। यानी कि 9 का मान 450 दिया हुआ है, हमसे 5 का मान पूछ रहा है। काटिए तो 9 पचे 45, 50 बार में। अब 50 से 5 से गुना क्या हो जाएगा भाई? 250। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्लैक और व्हाइट का दिया हुआ है कवर्स की रेशियो। सफेद जो हमारा है, सफेद कितना है सर? 450 है। यहाँ देखिए कितना गुना भाई? तो 50 गुना। तो हमारा ये ब्लैक में अपने आप में 5 ना होकर के 50 गुना कितना हो जाएगा? यानी कि 250। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ब्लैक टैबलेट्स कवर्स की संख्या। क्लियर है? एकदम 2 लाइन का सवाल था। यहाँ भी कर सकते हैं कि सर 9 है हमारा व्हाइट का मान, यानी कि 450। 9 से काटेंगे 450 को तो 50 गुना कटेगा। तो 50 से फिर 5 से गुना कर दीजिए, 250 आ जाएगा। तो हर एक तरह से सवाल को कर सकते हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं है यहाँ पे। चलिए बनाइएगा। चलिए सवाल देखिए। एक परिवार में दादा-दादी, 2 माता-पिता और 4 पोते-पोतियाँ हैं। दादा-दादी की औसत आयु 67 वर्ष, माता-पिता की औसत आयु 35 वर्ष और पोते-पोतियों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु क्या पूछ रहा है? देखिए जब भी ऐसा सवाल है, तो ऐसा सवाल करने का सबसे शानदार तरीका क्या है भाई? कि सभी का सम निकालिए। और सभी का सम निकालने का क्या तरीका है? कि जितना अब सम कैसे निकालेंगे? हम मान लीजिए कि सर बोले कि 4 आदमी का औसत आयु कितना है सर? 20 है। तो बताइए कि इसका जो हमारा है सम कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है सर, 1 आदमी की 20 वर्ष। अब 4 आदमी के औसत वर्ष हम पूछ रहे हैं, औसत एज पूछ रहे हैं कि 20 वर्ष है, तो 4 कितना हो जाएगा सम? तो 20 चौका 80। यानी कि हर एक का 20, 20, 20 है चारों का, तो 20 चौका 80 हो जाएगा हमारा। समझ रहे बात को? कितना हो जाएगा? तो हमारा 80 हो जाएगा। ठीक? अब सवाल पूछे अगर हम आपसे कि सर 80 तो ठीक है, आप पूछे कि फिर से हमको औसत निकालिए, तो सर कितना का योग निकाले थे हम? तो 4 का। तो 80 का एवरेज हमारा 4 के लिए निकालना है, तो 80 हमारा क्या है? सम है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि 80 हमारा क्या आ रहा है? सम आ रहा है। तो सम आ रहा है, इसको निकालना क्या? हमारा एवरेज निकालना है। अब सम निकाले थे तो कितना आदमी के सर? तो 4 आदमी के निकाले थे। अब एवरेज निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा? 20 आ गया। यानी कहने का मतलब एवरेज से औसत जाइए, क्या करना है? डिवाइड करना है। एवरेज अगर निकाले, औसत निकाले सम से तो क्या करना है? डिवाइड करना है। लेकिन अब पूछे कि सम से जाइए एवरेज में, सॉरी एवरेज से जाइए सम में, तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो सम निकालने का क्या सही तरीका कि जितना संख्या हो और जितना इसका एवरेज है, गुणा सीधा कर देना है। अब हम अगर यहाँ पे बात करें आपसे कि बताइए यहाँ पे भाई कि पहला देखिए, पहला क्या देखना है हमें कि देखिए 2 क्या है सर? 2 दादा-दादी। अब 2 दादा-दादी 2 जरूरी नहीं है, दादा-दादी हैं तो 2 को तो होबे करेंगे। तो क्या है सर यहाँ? 2 दादा-दादी, 2 माता-पिता और 4 पोते-पोतियाँ हैं। ठीक है? दादा-दादी की औसत आयु कितना है? 67 वर्ष है। यानी कि दादा-दादी का 67 क्या? यानी कि दादी भी 67 वर्ष के और दादा भी 67 वर्ष के। समझ रहे हैं ना? यही एवरेज होता है। अब दोनों का 67 वर्ष है तो दोनों का अगर सम पूछे तो कितना आ जाएगा बताइए? तो सम आ जाएगा सर 67 गुने 2, क्योंकि 2 की बात कर रहा है। ठीक है? अब इसको गुना करें कितना आएगा सर? 134। समझ रहे हैं बात? ये सम हमारा आ गया।
समझिए सवाल को, क्या करा कि दादा-दादी का एवरेज एज कितना है? 67 वर्ष है। यानी कि दादा का भी 67 और दादी का भी 67, तो दोनों का मिलाया कितना हो गया? 134 हो गया। अब देखिए, अब सम इसका निकालनी है, अब निकालना है किसका? कि बताइए कि 2 माता-पिता हैं। चलिए माता-पिता तो यहाँ पे भी 2 होंगे, कोई ज़रूरी नहीं था 2 करना। चलिए हमारे लिए आसान हो गया कि 2 है भाई। तो दोनों का जो माता-पिता का औसत एज है कितना है भाई? तो 35 वर्ष है। यानी कि माता के भी 35 और पिता के भी 35 वर्ष। तो दोनों का अगर 35-35 साल है, तो दोनों का सम निकालेंगे कितना होगा? 35 दूना के 70 सम आएगा। अब इनका सम निकालिए, इनका सम निकालेंगे तो 35 गुने 2 कितना आ गया भाई? तो 70 आ गया। यहाँ 70 आ गया है, 134 आ गया। ये क्या आ गया सर? दादा-दादी का दादा-दादी, यहाँ क्या आ गया सर? माता-पिता। अब पोते-पोतिया के निकालिए। अब पोते-पोतिया के निकालिए। तो पोते-पोतिया कितना है भाई? तो 4 पोते-पोतियाँ हैं। अब 4 पोते-पोतियाँ हैं, तो पोते-पोतियों को देखिए कि औसत आयु कितना है? 9 है। पोते-पोतियों की औसत आयु कितना है? 9 है। तो यानी कि 9 क्या? यानी कि चारों का 9, 9, पोता के भी 9, फिर पोती के भी 9, यानी 9-9 सभी का है। तो 1 का 9 तो 4 कितना? 36। सम निकालिए, तो कितना आएगा भाई? तो 9 गुने 9 गुने 4, तो 9 चौका कितना आ गया भाई? 36 आ गया। अब देखिए सभी का हमारा सम आ गया, टोटल परिवार के पूछ रहा है, तो टोटल परिवार के सम कीजिए। अब 134 प्लस 70 प्लस 36 कीजिए। 134 और 36 कितना होगा बताइए? 170 होगा। 170 और 70 कितना होगा? 240 होगा। टोटल कितना आ गया भाई? 240 हमारा क्या आ गया? सम आ गया। लेकिन सम पूछ रहा है, नहीं परिवार की औसत आयु बताइए। परिवार की औसत आयु पूछ रहा है। अब सम हमारा परिवार के सम आ गया, हमारा योग आ गया सभी का आयु का, तो औसत कैसे निकालेंगे? तो सम बटा परिवार में जितना सदस्य है उनकी संख्या। अब परिवार में सदस्य कितना है भाई? तो 2 दादा-दादी, 2 माता-पिता और 4 पोते-पोतियाँ, यानी कि 2, 2, 4 और 4 8। तो हमारा कितना है भाई? तो 8 हमारा परिवार में टोटल सदस्य हैं। ये हमारा क्या आ गया? एवरेज आ गया, एवरेज आ गया। अब काटेंगे इसको, तो कितना बार भाई? 30 बार में कटेगा। यानी कि 30 वर्ष जो हमारा आ गया, टोटल परिवार की क्या आ गया भाई? तो टोटल परिवार की हमारा क्या आ गया? तो एवरेज एज आ गया, यानी कि एवरेज औसत आ गया। अब देखिए 36 साल 2 गो में हो गया, तो टाइप मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को 30 बना लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखिए, ऑप्शन पे नहीं जाना है भाई। सवाल देखिए सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सवाल बनाया तो हम लोग 30 वर्ष आया। अब 2 बार 36-36 हो गया, तो समझ सकते हैं कि 2 बार तो 36 होगा नहीं। तो एक को कोई के 30 बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? बढ़िया सवाल था, बहुत ज़बरदस्त सवाल था एवरेज का, ठीक है? आगे देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं सर, 2 दादा-दादी का कर रहा है, अब शॉर्ट देखिए, शॉर्ट कैसे करना है कि 2 दादा-दादी, यानी कि 2 गो आदमी हैं, अब दोनों का 67, 67 दूना कितना होगा भाई? तो बताइए 134। आगे देखें, तो सर 35 वर्ष के 2-2 गो, यानी कि 35 दूना के 70, 134 फिर 70 आ गया हमारा। अब 9 वर्ष कितना है? 4 गो, तो 9 चौका 36, यानी कि 136, 134, 170 और फिर हमारा 70, 240। अब 240 को सीधा परिवार कितना है भाई? तो 8 है। 240 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं ना? कितना आएगा? 30 आएगा। आप ऐसे आंसर मार सकते हैं। बिना पेन उठाए भी आप आंसर लगा सकते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, पढ़िएगा। चलिए, ये भी बढ़िया सवाल है आपको। एक बीकर, ठीक है? एक बीकर होगा यहाँ पे, बढ़िया। देखिए, सवाल है, एक बीकर में 2 तरल पदार्थ X और Y का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसके स्थान पर Y मिला दिया जाता है ना? इसके स्थान पर y मिला दिया जाता है, x और y का अनुपात 5:7 हो जाता है ना? तो बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल x था? x का मान पूछ रहा है कि पहले कितना था, तरल में कितना था, प्रारंभ में कितने लीटर तरल था, अभी के नहीं पूछ रहा है, शुरू में पूछ रहा है। अब देखिए 2 तरह के तरल पदार्थ है, x और y, है ना भाई? x और y। देखिए, एक तरल है x, दूसरा तरल है y, ठीक है? पहले कितना है भाई? तो 5:3 है, 5:3 है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसके स्थान पर y मिला दिया जाता है, बढ़िया है। इसके स्थान पर क्या मिलाया जा रहा है भाई? तो y मिलाया जा रहा है ना? y मिलाया जा रहा है। चलिए मिला लेते हैं हम। y मिलाया जा रहा है। कितना मिलाया जा रहा है? 6 मिलाया जा रहा है। इसको बाद में देखेंगे, पहले कितना मिलाया जा रहा है। लेकिन पता है कि हमको y मिलाया जा रहा है, तो मिश्रण कितना हो रहा है? 5:7 हो जा रहा है। 5:7 हो जा रहा है। चलिए,
अब यहाँ मिश्रण टोटल निकाल रहा है और मिला क्या रहा है, y मिला रहा है। हमसे मतलब नहीं है। अब ध्यान देना कि y मिला रहा है तो x चेंज हमारा नहीं होना चाहिए। अब x पहले 5 था, अभी भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सेम है, तो गड़बड़ी नहीं है हमारा, ठीक है। अब देखिए 3 से 7 हो रहा है y को, 3 से 7 हो जा रहा है y, तो कितना मिलाना पड़ रहा है भाई? तो 4 मिलाना पड़ रहा है, इतना तो पता है सभी को। 4 मिलाना पड़ रहा है, तो बताइए कि 4 मिलाने पड़ रहा है हमें 3 से 7 करने के लिए y को। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है कि 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसके स्थान पर y मिला दिया जाता है। यानी कि 6 लीटर का निकाल रहे हैं ना हम मिश्रण को, तो मिला कितना रहे हैं? 6 मिलाएँगे। अब जितना निकालेंगे y को उतने मिलाएँगे ना भाई। बताइए मिश्रण को बढ़िया करने के लिए, बनाने के लिए 6 लीटर निकाल रहा है, इज्जत यही सवाल में यही नहीं देगा। सवाल में आपका यही नहीं देगा कि कितना मिलाया जा रहा है, आपको दिमाग लगाना है कि 6 लीटर मिश्रण निकाल रहा है और बोल रहा है कि y मिला दिया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा उतने y को मिलाया जाता है। तो 6 निकाल रहा है तो मिलाएगा कितना भाई? 6 मिलाएगा। लेकिन हमसे कितना मिल रहा है भाई? 4 मिल रहा है। यानी कि 6 का मान कितना है? 4 है, ठीक है? इतना गुना हो गया हमारा। अब पूछ क्या रहा है सर कि टोटल मिश्रण बताइए अभी कितना है सर? 6 मिला रहा है 4 में, ठीक है? कब? जब हमारा 7 रहता मिश्रण तब। टोटल हमारा कितना रहता था? 5 3 8 रहता मिश्रण तब, या 7 5 12 मिश्रण रहता तब। तो देखिए कि मिश्रण ओरिजिनल में कितना है? तो हमारा 6 यूनिट नहीं मिला करके 4 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट नहीं मिला करके 6 यूनिट मिला रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा ये मिश्रण? तो 7 5 12, यानी कि 6 न मिला करके 4 मिला रहे हैं, हमारा मिश्रण कितना आ रहा है भाई? 12। अब मिश्रण देखा जाए तो 6 12 6 18 मिश्रण आ रहा है। मिश्रण कितना आ रहा है हमारा? 18 आ जा रहा है मिश्रण। यानी कि टोटल मिश्रण कितना हमारा आ रहा है? 18 आ रहा है। यहाँ मिश्रण देखिए कितना है सर? 5 और 3 8 है। यानी कि मिश्रण 8 न होकर कितना 18 आ रहा है। 8 न होकर कितना आ रहा है? 18 हो रहा है ना? हमसे पूछ क्या रहा है सर कि y x का मान बताइए, यानी कि x का मान यानी कि 5 का मान पूछ रहा है, तो गुने 5 कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना, सवाल बन जाएगा आपका। देखिए 18 5 90 और 90 बटा 8 काटेंगे तो 8 एकम 8, 10 बचा, फिर 8 एकम 8, 25 चौका 100, यानी कि 11.25। अब 11.25 देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं सवाल में दम था। देखिए यहाँ पे y मिला रहा है, y हमारा कितना मिला? 4 मिला रहा है। सवाल में कितना मिला रहा है भाई? 6 मिला रहा है। यानी कि 6 का मान कितना है? 4 है। अब टोटल अभी मिश्रण निकाले तो 7 5 12, ठीक है? यही तो देखना है कितना मिश्रण में कितना मिला रहा है। तो 12 लीटर मिश्रण मिला रहा है तो कितना हमारा टोटल मिक्सचर? 18 आ रहा है। कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो सवाल भी आपका टोटल पहले मिश्रण भी 8 न होकर के, टोटल मिश्रण 8 न होकर के उसका 18 गुना, यानी कि 18 बटा 8 करेंगे। 18 बटा 8 करें तो हमारा निकालना है किसका मान? तो 5 का मान निकालना, 5 से गुणा कर दिया आप, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, 2 बार 3 बार कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक? अगला सवाल। चलिए, ये बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है, पढ़िए। चलिए बनाइए, पानी पी लें थोड़ा हम। देखिए, सवाल है, अनिल अपने ग्राहक को एक टी-शर्ट पर 15% की छूट देता है। चलिए, और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। ₹500 अंकित मूल्य वाली टी-शर्ट का वास्तविक मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, सवाल है भाई कि अनिल कोई टी-शर्ट लेता है, ठीक है? अब अनिल जो है भाई साहब, अच्छा ग्राहक को टी-शर्ट दे रहा है। चलिए अनिल भाई जो है ग्राहक को टी-शर्ट दे रहे हैं, तो 15% के छूट पर दे रहे हैं। अब 15% के छूट दे रहे हैं, फिर भी वो कितना कमा रहे हैं? तो 25% का लाभ कमा ले रहे हैं। अगर टी-शर्ट का मार्क प्राइस हमारा ₹500 है, तो बताइए कि उनका जो ओरिजिनल मूल्य था, टी-शर्ट का मूल्य था, वो कितना होगा? आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ऐसे कर सकते हैं भाई कि ₹500 आप पहले क्या निकालिए सर? 15% की छूट निकालिए। 15% की छूट निकाल के 25% का लाभ बेच रहे हैं उसको, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब देखिए 15 500 का 15% कितना होता है? 15 पचे 75, यानी कितना बचा आपका? 425 बचा। अब 425 जो है हमारा 25% का लाभ कमा रहा है, 425 में बेच रहा है तो। यानी कि 425 हमारा 125 का मान है, और क्रयमूल्य के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, इशू बन जाएगा आपका। ऐसे ही बन सकता है सवाल, एकदम 2 लाइन में जैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 25 पचे 125 और 25 चौका 100, 5 से काटिए तो 8 पचे 40 और 5 चौका 20, सॉरी 50 25। तो 50 में 4 से गुणा कीजिए भाई, 5 चौका 20, 8 चौका 32, यानी कि 340। 340 देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है सर कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आपका सीपी के लिए हो गया, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका एमपी के लिए हो गया। उस पे भी बना सकते हैं। वो कैसे होगा सर? तो देखिए, ये समझ में आ गया आपको? बताइए।
क्या है सर कि 500 हमारा क्या है, इसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य अगर 500 है तो इसमें 15% की छूट दे रहा है। 500 पे 15% 75 होगा, 75 का छूट पे बेचेगा यानी कि 300 सॉरी 425 से बेच रहा है। 425 में जब बेच रहा है ना तो उसमें 25% का लाभ भी होता है उसको। यानी कि 425 हमारा 125 का मान है, 25% का लाभ मतलब 125। और क्रैमर पूछ रहा है, यानी क्रैमर अपने आप में 100% 100 का मान हमसे पूछ रहा है। समझ रहे बात को? तो ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या बोले सर? छोटा कर देते हैं, दूसरा तरीका सीखिए कि फॉर्मूला पे कर सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या बताया कि सीपी हमारा हो जाता है क्या? सीपी हमारा हो जाता है, सीपी हो जाएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और रेशियो अगर बात करें तो एमपी क्या हो जाता है हमारा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। अब डिस्काउंट कितना भाई, तो 15 यानी कि 85% हो गया हमारा सीपी का मान। और रेशियो एमपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 25%, तो 125% हो गया। अब परसेंट से परसेंट कटेगा, यहाँ देखे तो 85, यहाँ देखे तो 125। चलिए 85 रेशियो 125। अब 125 हमारा क्या आ गया भाई, तो एमपी आ गया, और सीपी हमारा कितना आ गया, 85 आ गया। सीपी कितना आ गया, 85 आ गया। एमपी कितना आ गया, 125 आ गया। एमपी मीन मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना सवाल में हमारा 500 रुपया है। अंकित मूल्य हमारा सवाल में है वो कितना है भाई, तो 500 रुपया है। अंकित मूल्य हमारा 500 रुपया है। हमारा अंकित मूल्य कितना आ रहा है, 125 आ रहा है। यानी 125 का मान 500, पूछ रहा है क्या कि कॉस्ट प्राइस बताइए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 85, यानी कि 85 का मान हमसे पूछ रहा है। काटेंगे भाई तो 4 और कट जाएगा, 85 में 4 से गुना 4, 340 आ जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं सवाल को। चलिए, जिस तरह से लगे सवाल को उस तरह से बना सकते हैं, सवाल कोई भारी नहीं था, है ना? लेकिन ध्यान देना कि 25% का लाभ यानी कि 125, है ना? और 15% की डिस्काउंट यानी कि 85। 100 अपने आप में वैल्यू होता है। एकदम यही सवाल होता है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर याद रखना होगा सिर्फ क्या हमको, कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट सीपी होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका एमपी होता है। ये आपका पहला तरीका हो गया, ये आपका दूसरा तरीका हो गया। तो जिस तरह से करना चाहते हैं सवाल को कर सकते हैं, है ना? बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस जो पढ़ाए हैं हम, आप जाके देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। एक पूरा का पूरा 2 घंटा में डिस्काउंट को भी मैंने समाप्त किया है। इसी चैनल पे मिलेगा 15 दिन 15 मैराथन, और आप फाउंडेशन मैथ्स क्लास में भी जाके देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस बहुत शानदार तरीके से समझाया गया है, जिनको समझ में नहीं आया है। ठीक? चलिए अगला सवाल। देखिए, सवाल है, ए, बी और सी का औसत वजन 55 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 62 केजी है तथा बी और सी का औसत वजन 66 केजी है, तो बी का वजन क्या होगा? देखिए, ये तो बना ही देंगे आप लोग, बढ़िया सवाल है, बनाइए। कोशिश कीजिए, थोड़ा-सा आपको टाइम दे 2 सेकंड का। बाकी आपका सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, लगभग आपका 12 से 13 लेक्चर है, वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं। सीएचएसएल का भी ट्राई कीजिएगा, सवाल बन जाएगा, बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए बढ़िया लेवल की तैयारी करके जाइएगा, तो आपका आराम से सवाल कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? हम तो स्पेशल एमटीएस का चला ही रहे हैं, ठीक है? इसमें तो 2-4 सवाल ऐसा रहता है जो हम टफ कर देते हैं सवाल को जान से, कि आपका लेवल पता चल जाए। बाकी आप सीएचएसएल का भी सवाल कर सकते हैं, जाके आपका प्लेलिस्ट डाला गया है, सीएचएसएल इंग्लिश का भी चल रहा है, आपका मैथ्स का भी चल रहा है, उसमें जाके देख सकते हैं। अब देखिए सवाल, ए, बी और सी का औसत वजन 65 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 62 है, तो बी और सी का औसत वजन 66 है। जैसे दादा-दादी वाला सवाल बताया था, उसी तरह का सवाल है। अब कुछ नहीं करना भाई, जब था सवाल ऐसा है, तो क्या करना है कि देखिए यहाँ ए, बी, सी कितना है, 3 जन है। अब 3 जन का औसत वजन हमसे दिया हुआ है कितना, 65, यानी कि हर एक का 65, 65, 65, हर एक का 65, 65, 65 तीनों का। अब तीनों का 65, 65, 65 करके सम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 65 गुणा 3। अब 65 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 195 आएगा। कितना आएगा, 195, यहाँ बनाते हैं देखिए। तीनों का कीजिएगा तो कितना आएगा, 195। ठीक? अब आगे देखिए कि 2 का बोल रहा है, ए और बी का। जैसे 3 के किए उसे ए और बी 2 का कर लेंगे। तो क्या करना है कि 62 केजी है दोनों का औसत, ए और बी का। यानी कि 62 ए का भी, बी का भी 62। तो अब सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 62 गुणे 2। अब 62 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 124। अगला सवाल, बी तथा सी, सॉरी अगला लाइन, बी तथा सी का औसत वजन 66 केजी है। यानी कि हर एक का 66, बी का भी 66 और सी का भी 66। यानी कहने का मतलब 2 गुना करेंगे तो 66 दूना कितना हो गया बताइए? कितना हो जाएगा? 132। क्लियर है? बताइए। अब हम सम निकालने हैं भाई साहब, करना कुछ नहीं है, करना यही है कि बी और सी, जो इसका हमारा 62 केजी है, और सी और बी, ए और बी 62 केजी, बी और सी 66 केजी, ठीक है? ये दोनों का योग का सम, दोनों का सम का योग, दोनों का सम का योग कीजिए। अब दोनों का सम देखिए, हमारा एक का है 124, ए और बी का, और बी और सी का 132 है। दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 6, 9, 2, है ना? कितना आएगा, 296 आएगा। क्या सही किया हम ना? देखिए सॉरी,
4 और 2 6, 3 और 2 5, अब 1 1 2 यानी कि 256 आया। अब जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करना है, दोनों का योग करके सम निकालने के बाद बोल रहे हैं, सभी का सम निकाल लेना है, उसके बाद क्या करना है कि दोनों का योग करके और तीनों वाला में से घटा देना है। अब 256 में से 195 को घटाएंगे कितना आएगा, 6 में से 5 गया आपका 1 आया और 15 में से 9 गया 6 आया, यानी कि 61 आया। तो 61 केजी, केजी पूछ रहा है, देखिए केजी में, यानी कि 61 केजी जो आपका है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बताइए क्लियर है एकदम। 2 लाइन में सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए, जितना कम समय पेन उठाए बिना बनाइए। आप मन भी बना सकते हैं भाई कि 65 3 गो के है तो 65 या 195, 2 गो के 62 है, 62 दूना के 124, और फिर 2 के 66 है, 66 दूना के 132। अब 132 से 124 को जोड़ सकते हैं ना आप, कितना आएगा 256 आ रहा है। 256 में से क्या करना है, 195 घटा देना है, 61 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को। तो जितना सिंपल आप करना चाहेंगे सवाल को उतना जल्दी कर सकते हैं। जितना सवाल को खींच-खींच के पहाड़ बनाइएगा उतना सवाल लेंथी होते जाएगा। अरिथमेटिक है आपका। अरिथमेटिक जो होता है लैंग्वेज का सवाल होता है। ठीक? तो समझिए सवाल को कैसे करना है। अगला सवाल। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल है, तो बताइए अब व्यास 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा यानी कि 21/2। तो लिख लीजिए यहाँ पे रेडियस कितना होगा भाई? 21/2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखिए। चलिए अब आगे देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जिनको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं याद है उससे सवाल छूट जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो 4 गुने पाई का मान 22/7 रखना है। आर स्क्वायर में से 21/2 गुने 21/2 इन होगा। या क्या हो गया हमारा, तो गोला का क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्र यानी कि सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लिए हैं, यानी कि एस ए कह सकते हैं आप, एस ए गोला का, है ना? अब काटे यहाँ पे तो भाई 2 दूना के 4 खत्म। अब 70 21, अब गुना कैसे करना है देखिए। अब यहाँ पे अगर है कि 22 गुने 63 है, 22 गुने 63 है, तो कुछ नहीं करना है भाई, इसको तोड़िए। 11 गुने 2 में तोड़ेंगे तो 63 में फिर 2 से गुना कितना आएगा, 126 आएगा। अब 11 में क्यों तोड़िए, 11 में गुना करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको 63 में 22 से गुना करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपसे कर सकते हैं कि 22 तिया 66, फिर 22 छक्का ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे करने से क्या फायदा आएगा कि एक सीखिएगा आप कि किसी भी बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए भाई, तो उसको 11 से गुना कैसे करना है हमको, तो यहाँ सीख लीजिए। अब 6 है तो 6 लिखिए, जोड़ते जाइए, 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 1 के 1, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। गुना करके आप देख सकते हैं। तो ये छोटा-छोटा अप्रोच, छोटा-छोटा बातों जो है सीखते जाइए, ध्यान देते जाइए, कहाँ रूल कहाँ लगाना है ताकि बढ़िया सवाल को कर सकते हैं, है ना? चलिए अगला सवाल। अब सवाल देखिए यहाँ पे, ये भी बढ़िया सवाल है। एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट योजनाएँ प्रदान करती है। चलिए भाई बढ़िया है, ठीक है? बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है? हो सकता है बढ़िया सवाल हो। पहला 20% और 12%, दूसरा 25% और 5%, तीसरा 30% और 3%। ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना ज्ञात कीजिए। चलिए मान लिए कोई दुकानदार होगा, ठीक है? दुकानदार है भाई साहब, ये सेठ जी हैं और यहाँ कोई है भाई ग्राहक है। ग्राहक आया, ठीक है इनके पास। अब ग्राहक आया तो दुकानदार क्या सोचेगा भाई? दुकानदार सोचेगा कि जितना कम छूट मिले, ठीक है? जितना कम डिस्काउंट मिले, यानी कि डिस्काउंट को जितना कम चाहेगा। और जो भाई साहब ग्राहक हैं, वो क्या चाहेंगे कि डिस्काउंट हमें जितना ज़्यादा मिल जाए। ये नहीं चाहेंगे बताइए? यही ना होगा, ग्राहक और दुकानदार में यही अंतर होगा कि दुकानदार चाहेंगे कि जितना कम डिस्काउंट पे हमें बेचना पड़े सामान को। लेकिन ग्राहक यही कहा चाहेंगे भाई कि जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए उतना हमारे लिए फ़ायदा है। तो पूछ रहा है सवाल कि सबसे अच्छी ग्राहक के लिए कौन-सी डिस्काउंट योजना मतलब अच्छी रहेगी? तो भाई जब भी ग्राहक के लिए अच्छी योजना की बात कर रहा है, तो ग्राहक तो यही ना चाहेगा कि जितना ज़्यादा हमको डिस्काउंट मिले। तो हमें निकालना क्या है कि जितना ज़्यादा डिस्काउंट निकालें, क्या करेंगे पारा-पारी सभी का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। अब 3 गो के सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के बाद हम चेक करें कि किसका ज़्यादा आ रहा है डिस्काउंट। अब जिसका ज़्यादा डिस्काउंट होगा वही हमारा ऑप्शन नंबर मार देना है। तो बताइए कैसे सवाल बन जाएगा आपसे? भाई इतना टाइम कहाँ है कि तीनों का सक्सेसिव निकालें। सक्सेसिव का समझ ही रहे हैं, पॉइंट वाला लफड़ा आ गया तो और दिक्कत है। यानी कहने का मतलब परसेंटेज से भी करिएगा तो 3% है। 3% का डिस्काउंट मतलब क्या? 100 से 97, तो 100 से 97 तो पहाड़ हो जाएगा गुना करना। तो क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा सवाल आए कि सबसे बढ़िया डिस्काउंट कौन से रहेगा, तो क्या करना है कि गैप देखिए,
गैप क्या है सर? पहला देखिए 20% और 12% है। अब 20% और 12% का अगर गैप हम देखें तो कितना का आ रहा है सर? 8% का गैप आ रहा है। कितना का आ रहा है? 8% का। दूसरा देखिए 25% 5% का, यानी कि 25% और 5% का गैप देखें तो कितना आ रहा है सर? 20% का। गैप मीन्स क्या? अंतर देखिए, घटा लीजिए आ जाएगा। तीसरा 30% और 3% का गैप देखें तो 30% और 3% का गैप कितना आएगा सर? तो 27% का आ रहा है। सवाल अब क्या है, किससे बनाना है सवाल को ये समझिए। जब भी ऐसा सवाल आए तो सभी का क्या बोले सर कि डिस्काउंट का हमारा अंतर निकालिए, डिफरेंट निकालिए, गैप निकालिए। उसके बाद ध्यान दीजिए कि जिसका जितना बड़ा गैप रहेगा वही सबसे बड़ा डिस्काउंट रहेगा। अब सबसे बड़ा गैप किसका है? देखिए 20% सबसे बड़ा है गैप कि 8% सबसे बड़ा गैप है कि 27% सबसे बड़ा गैप है? तो साफ-साफ दिख रहा है कि भाई 27% जो है सबसे बड़ा गैप है। यानी कि 27% सबसे बड़ा गैप है तो सबसे बड़ा डिस्काउंट भी क्या हमारा होगा? 27% ही डिस्काउंट होगा। ठीक? अब 27% डिस्काउंट देखिए किसका-किसका गैप किए तो आया है हमारा? तो 30% और 3% के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है 3 जो है हमारा 3 नंबर वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी। अब 3 कहाँ है? तो केवल योजना 3 में। ठीक, केवल योजना 3 में। अब केवल योजना 2 में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 8% सबसे कम डिस्काउंट है। केवल योजना 1 में सर कितना डिस्काउंट हमारा? 1 में 8% आ रहा है, 2 में हमारा 20% आ रहा है। दोनों योजनाएँ 1 और 2 दोनों में, 1 और 2 दोनों में कैसे आ सकता है? कोई एक को पूछा है डिस्काउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि केवल योजना 3 में 30% और 3% के डिस्काउंट 27% बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता है। तो ग्राहक के लिए सबसे मस्ट यही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सवाल था। आगे, अब देखिए यहाँ पे सवाल है, चलिए, यदि AB बराबर QR, BC बराबर PR और CA बराबर PQ है तो होगा ट्रायंगल ऑफ ABC सर्वांग सम ट्रायंगल ऑफ PQR, ट्रायंगल ऑफ BAC सर्वांग सम ट्रायंगल ऑफ RPQ, ट्रायंगल ऑफ PQR सर्वांग सम ट्रायंगल ऑफ BCA कि ट्रायंगल ऑफ CBA सर्वांग सम ट्रायंगल ऑफ PRQ। सर्वांग सम था तो आपको पढ़ना था, आपका शायद 9th या 10th में ही पढ़ना था। ठीक है, तो उम्मीद है पढ़े होंगे तो बना सकते हैं सवाल को, बनाइए। देखिए 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 है सर, सबसे पहले ट्रायंगल ऑफ दो ट्रायंगल की बात करें, दो ट्रायंगल हम लेते हैं। चलिए दो ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, एक हमारा ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा हमारा ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, चलिए पहला ट्रायंगल का नाम है सर ABC, दूसरा हमारा हो गया PQR। ए बी बराबर क्यू आर बोल रहा है, चलिए ए बी बराबर क्यू आर है, ए बी बराबर क्यू आर ले लीजिए। ए बी बराबर क्यू आर, यानी कि ए बी जो हमारा है क्यू आर के बराबर है। क्यू आर क्या है? क्यू आर के बराबर है। दूसरा क्या है भाई? बी सी बराबर पी आर, बी सी बराबर पी आर, पी आर है, वो भी ठीक है, ले लिए हम। सी ए बराबर पी क्यू, सी ए बराबर पी क्यू, यानी कि पी क्यू, पी क्यू के बराबर है। तो पूछ रहा है बताइए क्या होगा? चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, जो दिया हुआ है, दिया क्या है सर कि ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर हमारा है क्यू आर। ठीक है, ए बी बराबर क्यू आर जो लिखा हुआ है सवाल में दे रहे हैं, ए बी बराबर क्यू आर। फिर क्या? बी सी बराबर क्या है हमारा? पी आर। ठीक, और तीसरा है सी ए बराबर पी क्यू, सी ए बराबर पी क्यू। ये जो सवाल मेरा दिया हुआ तो वही लिखे हैं। ठीक है, अब बराबर भी करते चल गए ट्रेंगल में। अब वही पूछ रहा है कि बताइए ट्रेंगल ऑफ ए बी सी सर्वांग पी क्यू आर होगा, बताइए। अब अगर हम देखते हैं सर कि सवाल सी बी ए, अच्छा ऑप्शन चलिए, ए बी सी पी क्यू आर के सर्वसम होगा, ए बी सी पी क्यू आर के सर्वसम होगा, बताइए कैसे होगा? अगर साइड से भी चलते हैं, यानी कि भुजा से भी चलते हैं तो हमारे भुजा बराबर होते जाना चाहिए। यानी कि पहले भुजा एक वाला, यानी कि फिर दो वाला, फिर तीन वाला। अब पहले एक वाला करना है तो मान लें ए बी सी चले, तो ए बी सी चले तो यहाँ चलना होगा क्या? क्यू आर पी, तो ए बी सी के साथ क्यू आर पी है नहीं है, तो ऑप्शन खत्म। दूसरा देखिए, बी एस सी के साथ आर पी क्यू,
अब बी सी के साथ आर पी क्यू, बी ए सी ये भुजा, ये तीसरा भुजा बराबर आ रहा है। फिर क्या है सर कि आर पी क्यू, तो आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी कि दूसरा तीसरा के साथ आ रहा है। और बी ए सी यहाँ दूसरा तीसरा आ रहा है, यहाँ पहला तीसरा आ रहा होगा, ये भी नहीं होगा। साइड 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 क्या होता है प्रमेय, क्या बताता है साइड साइड साइड, थ्योरी जो प्रमेय होता है हमारा साइड 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 ही नहीं बताता है कि बराबर साइड से चलिए, यानी कि ये भी खत्म। पी क्यू आर बी सी ए के बराबर, पी क्यू आर तीसरा और पहला से चल रहा है, और बी सी ए के बराबर, बी सी ए के बराबर दूसरा तीसरा चल रहा है, यहाँ तीसरा पहला, यहाँ दूसरा तीसरा, यही खत्म। अब लास्ट को डी बच गया, यही सही आंसर होगा। मिला भी लीजिए इसको कि ट्रायंगल ऑफ सी बी ए, सी बी ए यानी कि दूसरा भुजा और पहला भुजा, ट्रायंगल ऑफ पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी कि दूसरा भुजा पहला भुजा, सही जा रहा है। यानी कि दूसरा पहला तीसरा, दूसरा दूसरा पहला तीसरा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ऑफ सी बी ए, ट्रायंगल ऑफ सी बी ए सर्वांग सम, ट्रायंगल ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, सी बी ए यानी कि दूसरा से पहला जा रहा है, तो दूसरा से पहला चलिए, यानी कि पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो क्या सर यहाँ भी लिखने पड़ेगा, साइड 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 से चले, ठीक है, साइड साइड साइड, भुजा 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 पर में होता है हमारा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एक चार्ट वाला सवाल आपसे पूछ ही देगा, किसी भी ना किसी तरह से चार्ट वाला सवाल पूछ ही देगा आपसे। दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ वस्तु है, वस्तु में क्या है, भोजन, श्रम, कच्चा माल, कपड़ा। यहाँ देखें तो वार्षिक व्यय यानी कि साल का व्यय हमारा खर्चा है 1000 में, 10,000, 15,000, 16,000, 9,000 दिया हुआ है हमारा, ठीक है। सवाल क्या पूछ रहा है कि भोजन और श्रम पर संयुक्त व्यय, यानी कि भोजन और श्रम पर दोनों को संयुक्त व्यय, सभी चार वस्तुएं के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। पहला देखिए कि भोजन और श्रम का संयुक्त कितना है सर, तो भोजन 10 है, श्रम 15 है, संयुक्त मैंने जोड़ना है, 15 10 25 आ गया हमारा। सभी चार वस्तुओं पर कुल व्यय, अब चारों वस्तु को जोड़िए, 15 10 25, 25 और यहाँ 16 9 25, यानी कि 25 25 50, सभी चार वस्तुओं का कितना आ गया भाई, 50 आ गया। वही पूछ रहे कि 25 का परसेंटेज बताइए 50 पे, तो 25 का परसेंटेज 50 पे, परसेंट के लिए 100 से गुणना, बस बन गया हमारा। टोटल का पूछ रहा था भोजन और श्रम पर, अब काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 गुने 100, 100 काटिए ना काटिए बात बराबर है, सीधा पता है कि 1/2 हमारा कितना होता है, 50% होता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, बढ़िया सवाल था। भोजन और श्रम पर संयुक्त व्यय पूछ रहा था, टोटल श्रम पर पूछ रहा था, चार वस्तुओं पर निकाल दिए, टोटल हमारा 50 है, भोजन और श्रम पर 25 है, 1/2 50% होता है, आपका करेक्ट उत्तर हो गया यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है तो 40,000 रुपया की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए प्रिंसिपल कितना है हमारा भाई, प्रिंसिपल हमारा है 40,000, ठीक है, कितना है 40,000 है। अब रेट कितना है, रेट हमारा 20%, 20% है। टाइम कितना है, तो टाइम हमारा 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 महीने के 2.6 कर सकते हैं आप, 2.6 ईयर्स। अब छमाही का रहा है ब्याज, तो जैसे ब्याज छमाही कहता है, तो यहाँ छमाही देखिए 20% क्या है, वार्षिक दर है, लेकिन जैसे ही छमाही कहेगा, अब 6% ब्याज लेगा तो उसको कितना मिलेगा, तो ब्याज हमारा 10% हो जाएगा। अब ब्याज 10% हो गया, तो बताइए कि 2 साल 6 महीना में छमाही के होगा, 1 साल में 2 गो, 2 साल में कितना हो जाएगा, 4 गो छमाही हो जाएगा, और एक और 6 महीना, यानी कितना हो गया, तो 5 हमारा टाइम हो गया, 5 बार, 5 बार टाइम हो गया हमारा। अब टाइम 5 बार 10% के रेट से पूछ रहा है, तो यहाँ 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होता है भाई, तो प्रिंसिपल होता है, यहाँ क्या होता है, अमाउंट होता है। 10 से 11 हो रहा है, कितना टाइम्स, तो 5 बार, यानी कितना कर देंगे इसका, क्यू कर देंगे इसका भी, सॉरी होल 5 कर देंगे, यानी कि 10 के पावर 5, 11 के पावर 5। अब 10 के पावर 5 तो पता है सभी को कि एक पर कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, लेकिन 11 के पावर 5 कैसे निकालें, कोई बात नहीं, देखिए 11 के पावर क्यू तो पता ना कितना होता है, कितना होता है 1331, इसको पहले 11 से गुना कीजिए, तो 11 के पावर 4 निकल जाएगा, गुना कीजिए यहाँ पे, तो 1 3 अब 1 4, 3 और 3 6, 3 अब 1 4 1, 14 64 1 आया। अब फिर एक बार 11 से गुना करेंगे तो 10 11 के पावर 5 आ जाएगा। अब 11 के 5 पावर तो कभी नहीं याद कर सकता है कोई, क्यू तक याद कर सकता है,
अब फिर गुना करेंगे, हाँ देखिए 1 आएगा, 4 अब 1 5 आएगा, 6 4 10 आया आपका, फिर 6 4 10 11 की 1 1 1 2 यानी कि 21 आ गया आपका, ठीक है? चेक कीजिए 1 4 अब 1 5 6 4 10 की 0 आपका 1 आ गया, फिर 6 4 10 1 11 4 1 5 अब 1 6 फिर एकम 1 161 0 51 कितना आ गया भाई 161 0 51 गुना कीजिएगा तो कितना आ गया 161 0 51 161 0 51 ये क्या हमारा आ गया 11 के पावर 5 आसानी से निकल गया, ठीक है? 10 के पावर 5 कितना आ गया हमारा? तो 1 पर कितना जीरो 5 जीरो 11 के पावर 5 निकाले तो कितना आ गया 16,000 सॉरी 1,61,051 आ गया आपका। यानी कि 11 के पावर 5 10 के पावर 5 आ गया हमारा। प्रिंसिपल कितना आ गया भाई? तो हमारा इतना आ गया, अमाउंट कितना आ गया? इतना आ गया। अब क्या है सर कि प्रिंसिपल में से अमाउंट में से जब प्रिंसिपल का अंतर कीजिएगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंट आता है, वही हमारा क्या आता है? ब्याज आता है। अब घटाइए यहाँ पे घटाइए कितना आ गया सर 61,051 61,051 आ गया। ये हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। अब क्या हमारा यही ब्याज आंसर हो गया बताइए? ये ब्याज आंसर कब होता? जब हमारा प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमारा 1,00,000 होता तब। लेकिन प्रिंसिपल कितना है भाई? तो प्रिंसिपल हमारा 40,000 है। 40,000 प्रिंसिपल है, जो कितना का मान है? हमारा प्रिंसिपल कितना है? इतना का मान है। यानी कि 1 पर 1 2 3 4 5 जीरो का मान है। हमसे पूछ रहा है क्या? कि मान बताइए ब्याज का। ब्याज कितना है? तो 61,051 का मान पूछ रहा है आपका। ठीक है? 61,051 का मान पूछ रहा है। काटेंगे इसको भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यानी कि 4 यहाँ आ गया है, कितना आ गया? 10 आ रहा है। ठीक है? 4 यहाँ आ रहा है, 10 आ रहा है। अब सीधा क्या कीजिए 10 को काटिए नहीं, सीधा 4 से गुना कीजिए और 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 4 एकम 4 और 5 चौका 20 की 0 आपका 2 आ गया, फिर यहाँ 2 बैठ जाएगा आपका। अब 61 चौका कितना आएगा 6 चौका 24, 60 चौका हो जाएगा आपका 240 और 4 यानी कि 244, 244 आ गया और नीचे 10 था तो सीधा एक पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि 2442 0.4, 2442 0.4। देखिए 2442 0.4 यानी कि आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। देख रहे थे ना कितना डाटा टफ दिया है। 5 साल का ब्याज कभी नहीं पूछता है भाई अभी तक सवाल में, लेकिन यहाँ सवाल ने पूछ दिया है। कोई नहीं, कुछ ठीक नहीं है, एमटीएस एसएससी का सवाल है, कुछ ही पूछ सकता है। हमेशा आपका हार्डली 3 साल तक पूछता है, लेकिन अब 5 साल सवाल बना दिया कैसे करके? छमाही करके। जैसे ही ब्याज छमाही होगा तो रेट आपका अधिया हो जाता है, टाइम आपका दोगुना हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? कुछ नहीं करना था भाई, 10 के पावर 5 तो याद सभी को रहेगा, लेकिन 11 के पावर 5 निकाल लीजिए, आपका दोनों का डिफरेंट निकाल के कंपेयर कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। है ना? चलिए अगला सवाल। यदि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने का सूत्र C बराबर 5/9 इंटू एफ माइनस 32 होता है, तो C के 30 होने पर एफ का मान बताइए। अब भाई बैठा दीजिए, C बराबर कितना है? C बराबर है 5/9 इंटू एफ माइनस 32 है। C का मान कितना है? 30 होने पर करा था, 30 बैठाइए, 30 बराबर 5/9 इंटू एफ माइनस 32, है ना? काटिए तो 6 पचे 30 6 बार में और 9 छक 54 यानी कि 54 बराबर एफ माइनस 32। एफ का मान पूछ रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा, माइनस से प्लस में आएगा 4 2 6 5 3 8 यानी कि एफ बराबर कितना आ गया 86 आ गया। यानी कि 86 हमारा फ़ारेनहाइट का मान हो जाएगा। 86 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। है ना? आगे चले, चलिए अगला सवाल, सेकंड लास्ट सवाल है, देखिए यहाँ पे। एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। अब विकर्ण दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर। देखिए अब घन का विकर्ण क्या होता है भाई? घन का विकर्ण होता है आपका √3 गुने भुजा यानी कि ए होता है हमारा। अब विकर्ण कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है ना? यानी कि यहाँ एक के बराबर पूछे, ए बराबर तो क्या हो जाएगा 24/√3 और 24 को तोड़ेंगे कितना में? तो 8 गुने 3 में। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम? तो 3 के सर √3 गुने √3 लिख ही सकते हैं, यानी कि √3 गुने √3। अब √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो √9 आएगा, √9 का मान 3 ही आएगा, समझिए थोड़ा-सा, है ना? √3 काटेंगे, √3 से √3 खत्म, कितना आ गया? 8 √3 हमारा आ गया क्या? ए, यानी कि साइड हमारा कितना आ गया? 8 √3। पूछ क्या रहा है सवाल में? पूछ रहा है ऐसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्या होता है? तो 6a² होता है हमारा। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 8 √3 का
स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ कितना आएगा 6 गुने 64 गुने 3, ठीक? गुना कीजिए 6 18, 18 में 64 से 68 चौक 72 के 2 आपका 7 आ गया, 18 चौक 78 से 108 और 7 115 यानी कि 1152 क्या है हमारा सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका राइट आंसर 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे गुना आराम से कितना हो गया, सीधे 6 में 3 से गुना 18 किए, 18 को मन में लेके चलिए, सीधा 64 से लेके चलिए गुना, 18 में 4 से गुना कितना हो गया 72 हो गया, 7 आपका 18 चौका टोटल से 108 7 115। तो गुना से बिल्कुल नहीं घबराइएगा, टाइम लगे, 2 बार 3 बार गलती कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि मन में करने का 2-2 3-3 अंक का, ठीक है ना? चलिए लास्ट सवाल है आपका, पढ़िएगा, बनाइए। देखिए, ये घना आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। चलिए भाई लंबाई कितना है? एल हमारा है 20 सेंटीमीटर, है ना? चौड़ाई यानी कि ब्रेथ कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है? लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है एल बी एच मान लिए। इसका क्या ऐसा पूछ रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है? अब 2 है तो 2 लिखिए, एल बी गुना कीजिए 20 में 15 से 15 दुना के 30 यानी कि 300 प्लस बी एच 15 अट्ठे 120 प्लस एल एच 8 दुना के 16 160। अब यहाँ कीजिए तो 2 गुने 300 200 500 60 20 80 यानी कि 580 आया। गुना कीजिएगा तो 8 गुना के 16 15 के 10 यानी कि 1160 जो हमारा है बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, है ना? तो पूरे के पूरे आपका 20 क्वेश्चन आपका पूरे के पूरे समाप्त होता है आज के सीरीज का, यानी कि मॉक टेस्ट 9 आपका समाप्त हो गया। इससे पहले वाला भी टेस्ट लगा सकते हैं आप ओवर टाइम में, जब कल है कि हाँ सेट आपका डेली चल ही रहा है 7 बजे। इसके पहले आप टाइम निकाल के आप 8 तक लगा लीजिए, बढ़िया आपका सवाल उसमें भी कराया गया है, प्लेलिस्ट बनाया गया है और जो एमटीएस का फॉर्म डाले हैं उस सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट लगाएं, इसमें भी आपका फायदा ही होने वाला है, ठीक है? तो जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। आपको मंडे से हम साधारण ब्याज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? 10 बजे उधर प्रैक्टिस चलेगा, इधर सॉरी इधर प्रैक्टिस चलेगा, उधर का फाउंडेशन चलेगा, दोनों दिन प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक तो जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सभी भाइयों के पास पहुंच जाए, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगला नेक्स्ट 7 पीएम कल फिर इसी टाइम पे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।